बी वेल्दी के एक वीडियो पर विश्वनाथ जी का कमेंट आया था। उनकी बेटी बीटेक की पढ़ाई के लिए लोन लेना चाह रही है और बैंक उनसे कह रहा है कि शी हैज़ टू टेक टर्म प्लान इक्वल टू द लोन अमाउंट। अब सवाल यहाँ पर ये कि क्या कोई ऐसा नियम कानून है जो ये कहता है कि अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको उसके साथ एक टर्म प्लान या फिर लोन इंश्योरेंस लेना ही होगा। जवाब जानने के लिए मैंने दो तरह के लोगों से बात की। एक तरह के लोग वो जिन्होंने खुद अपनी पढ़ाई या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है, और दूसरे वो जो खुद बैंक में काम करते हैं। सीधा साधा जवाब एक लाइन में ये है कि कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी या रेगुलेटर, इंश्योरेंस के केस में IRDAI और लेंडर्स के केस में RBI, उन्होंने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है, कभी नहीं कहा है कि जब आप एजुकेशन लोन लेने जाएंगे तो आपको साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ही होगी। तो फिर क्यों लेंडर्स हमें पुश करते हैं एजुकेशन लोन के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए, और अगर हम ये इंश्योरेंस पॉलिसी ना लें तो क्या हमें लोन नहीं मिलेगा? जवाब जानने के पहले कुछ बातें हम समझ लेते हैं। हमें इंडिया में एजुकेशन लोन कौन देता है? 4 जगहों से मिलता है: सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, NBFC या कुछ ऐसी संस्थाएं जो सिर्फ एजुकेशन लोन देने का काम करती हैं, जैसे कि HDFC क्रेडिला। अच्छा, हमारे यहाँ 90% लोन जो है एजुकेशन लोन वो सरकारी बैंक द्वारा दिया जाता है। बाकी का जो 10% है वो NBFC हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, या जो बाकी संस्थाएं वो देती हैं। और ज़्यादातर लेंडर्स इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA का जो एजुकेशन लोन मॉडल है ना, उसके हिसाब से लोन देती हैं। वो मॉडल क्या है? बेसिकली वो है कि 4 लाख तक के लोन के लिए आपको कोई कोलैटरल या गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 7.5 लाख तक के लोन के लिए आपको एक गारंटर देने की ज़रूरत पड़ती है, और 7.5 लाख से ऊपर के लोन के लिए आपको कोलैटरल देना होता है, जो आपकी FDs हो सकती है, ज़मीन है, घर है, ये सब हो सकता है। अब यहाँ पर आप एक ये जो मिंट का आर्टिकल है, HT मिंट का आर्टिकल 15 मार्च 2021 का, उस पर नज़र डालिए। 15 मार्च 2021 के मिंट न्यूज़पेपर आर्टिकल में फाइनेंस मिनिस्ट्री को कोट करते हुए लिखा गया था कि 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी बैंक के टोटल एजुकेशन लोन पोर्टफोलियो का 9.55% हिस्सा NPA कैटेगराइज कर दिया गया था, और टोटल लोन आउटस्टैंडिंग में से 3,66,260 अकाउंट, जिनका जो वर्थ था वो 8,587 करोड़ था, वो बैड लोन की कैटेगरी में रख दिया गया था, और ये बीते 3 वित्तीय सालों से ज़्यादा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि लेंडर्स एक थ्रेशहोल्ड के बाद ही आपसे गारंटर या फिर कोलैटरल की डिमांड करता है। तो जहाँ जहाँ पर गारंटर या फिर कोलैटरल होगा, आप नोटिस करिएगा, वहाँ पर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए पुश नहीं किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया तो गारंटर है उसके सर पे चढ़ के पैसे निकलवाए जाएंगे, या फिर जो कोलैटरल रखा है उसको लिक्विडेट कर दिया जाएगा और उससे बैंक अपना पैसा वापस ले लेगी। लेकिन जहाँ पर कोलैटरल नहीं है वहाँ पर इंश्योरेंस के लिए पुश किया जाता है। हालाँकि ये कैसे बैंकों की मदद करता है ये मुझे समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि आपको या तो टर्म प्लान दिया जाएगा या फिर कोई लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी दी जाएगी। दोनों ही केस में जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो ही पैसा नॉमिनी के पास, या फिर कई दफ़ा लेंडर्स आपको पॉलिसी बेचते हैं और ख़ुद को असाइन करवा लेते हैं। तो वैसे केस में भी आपकी मृत्यु के बाद ही पैसा बैंक या लेंडर्स के पास जाएगा। तो उससे, और ज़रूरी तो एकदम ही नहीं है कि सारे जो डिफ़ॉल्ट होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि एप्लीकेंट की मृत्यु हो चुकी है। तो ये बैंकों को NPA कम करने में तो हालांकि मुझे लगता नहीं है कि मदद करता है, लेकिन एक चीज़ जो समझ में आती है वो ये, ज़्यादातर लेंडर्स क्रॉस सेलिंग करते हैं। क्रॉस सेलिंग किस चीज़ की? बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की। और जो भी वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उनके होते हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर होता है टारगेट मीट करने का, और इसी चक्कर में वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी बेचने या चिपकाने की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस की क्रॉस सेलिंग एकदम आम बात है बैंक्स में या फिर लेंडर्स के यहाँ पे। तो ये बेसिकली उनका अपना टारगेट मीट करने का तरीका है। इससे बैंकों को किसी और तरीके से फ़ायदा लोन के संदर्भ में होना है, ये शायद नहीं होता है। अब ये बात सवाल आता है कि अगर आपने वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपको चिपकाई जा रही है, अगर आपने नहीं ली तो क्या आपका लोन प्रोसेस नहीं होगा, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा? तो देखिए, इस पे 2 राय निकली। मैंने 2 शख्स से बात की। एक शख्स जो एक बहुत ही बड़े बैंक में एजुकेशन लोन वर्टिकल में ही काम करते हैं, नॉर्थ जोन को हेड करते हैं। उनके मुताबिक बैंक कभी भी सिर्फ इस बेसिस पे आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि आपने जो साथ में इंश्योरेंस दी जा रही है वो आप नहीं ले रहे हैं या नहीं लेना चाहते हैं।
ये साफ साफ कहा उन्होंने। दूसरे शख्स जो दूसरे बड़े बैंक में कार्यरत हैं, उनके मुताबिक बैंक लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन वजह कभी ये नहीं देगी, क्योंकि अगर उन्होंने ये वजह लिखी कि हम आपका लोन एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने हमारी दी हुई पॉलिसी नहीं खरीदी, तो एप्लीकेंट जाके शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो वो किसी और वजह का बहाना लेकर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं। अब अहम सवाल कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आपको क्या करना है। आपको बहुत सारा सवाल करना है जो आपको इंश्योरेंस बेचने की कोशिश कर रहा है उससे। अगर आपने ऑलरेडी कोलैटरल रखा है और या फिर कोई गारंटर दिया हुआ है, उसके बाद भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दी जा रही है, अगर बोला जा रहा है कि खरीदिए, तो आपने पूछना है कि किस लिए, ये क्या पर्पस सर्व करेगा। अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो आपके पास ऑप्शन है पैसे निकलवाने के, तो फिर आप क्यों ये इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे देना चाह रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपसे कोलैटरल नहीं मांगा जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, तो आपके सामने दो ऑप्शन हैं। अगर आपके पास पहले से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या टर्म प्लान है तो आप उसे ही लेंडर्स को असाइन कर सकते हैं। आप उनसे कहिए कि मेरे पास टर्म प्लान ऑलरेडी है, मैं आपको वो असाइन कर रहा हूँ, मुझे नई पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, लोन कवर करना ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए कि कल को अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपके पीछे जो लोग बचे हैं उनके ऊपर लोन चुकाने की जिम्मेदारी या बोझ ना पड़े। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नई पॉलिसी लें। अगर आपके पास टर्म प्लान ऑलरेडी है तो आप उसको असाइन कर सकते हैं। अगर कोई टर्म प्लान नहीं है और इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ही है उस लोन अमाउंट को कवर करने के लिए, तो आपके पास ये पूरा हक है कि आप जाके बाहर चेक करें कि क्या उसी अमाउंट का कवर कोई और कंपनी आपको सस्ते में दे रही है। लोन लेना आपकी ज़रूरत है, आपको चाहिए लोन, राइट, लेकिन साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेनी है तो किससे लेनी है, किस कीमत पे लेनी है, ये आप तय करेंगे, ये लेंडर आपके लिए तय नहीं करेगा। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा आप। और इसीलिए जब आप एजुकेशन लोन, अगर आपको लगता है कि आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी, तो एकदम लास्ट मोमेंट तक इंतज़ार मत कीजिए। आप पहले से ही ज़रा मार्केट में रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लेंडर्स हैं, उनके पास जाइए, टर्म्स कंडीशन समझिए और उसके हिसाब से आप काम करें, ताकि आखिरी वक्त ऐसा ना हो कि अब एडमिशन का कंफर्मेशन आ गया, अब हम भाग रहे हैं लोन लेने के लिए। ये काम मत कीजिए, पहले से ही अपना रिसर्च करके रखिए ताकि आखिरी वक्त में आपको परेशान ना होना पड़े। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर आपने कभी एजुकेशन लोन लिया है खुद के लिए और किसी और के लिए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। क्या आपको भी किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी चिपकाने की कोशिश की है, आपने कैसे हैंडल किया उसको। और बस, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिए। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।